आज हम लोग क्लास 12 का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस लेक्चर में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में ही चर्चा करेंगे। और ये लेक्चर जो हम बना रहे हैं वो विशेषकर हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए है। तो आइए देखिए कितने प्यार से हम इस लेक्चर को शूट करने वाले हैं। तो पहला चैप्टर अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। अध्याय फर्स्ट, अध्याय फर्स्ट, प्रथम अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है स्थिर वैद्युत। इसमें हम अध्ययन करेंगे आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। तो इस अध्याय में हम लोग आज की क्लास में उन क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे जो क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो केवल उन पर ही हमको काम करना है इस लेक्चर में, ठीक है भाई। बट उन क्वेश्चनों को अच्छे से समझने के लिए फर्स्ट हमारा जो रहता है, आपको अवधारणाएं आनी चाहिए पहले तो, कि उन क्वेश्चनों को बनाने के लिए कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं जिनके आधार पर उनको आप आसानी से बना पाओगे। तो वो कुछ अवधारणा मैं पहले बताऊंगा। जैसे कि एक शब्द हम बहुत यूज करेंगे, आवेश। इस अध्याय में थोड़ा सा आवेश के बारे में चर्चा करेंगे। आवेश क्या होता है, तो याद रखिए आवेश हमको दो तरह के मिलते हैं प्रकृति में। एक आवेश का हम लोगों ने नाम रखा हुआ है धनावेश, और एक आवेश का हम लोगों ने नाम रखा हुआ है ऋणावेश। जब हम भौतिक शास्त्र में इसकी गणना करेंगे तो इसको एक सिंबल देंगे। इसको हमने एक नाम दिया है Q। तो धनावेश को हम लिखा करेंगे +Q और ऋणावेश को हम लिखा करेंगे -Q। अब आवेशों का एक गुण होता है, वो गुण इस प्रकार से है कि आवेश जब किसी पदार्थ पर होता है, पहली चीज तो यह है कि आवेश एक पदार्थ का गुण है, और जब किसी पदार्थ पर आवेश होता है तो वो बल लगाता है अन्य पदार्थ पर। तो वो बल लगाने की टेक्निक दो तरह से होती है, याद रखिए। अगर हमारे पास दो आवेश है और उनका प्रकृति कैसा है, एक समान है, धन धन है या ऋण ऋण है, तो हमने देखा कि इन दोनों के बीच में बल कार्य करता है और उस बल का हम लोगों ने नाम रखा, तो याद रखिए उस बल का नाम है प्रतिकर्षण। तो एक नियम बन गया, यहाँ से एक अवधारणा बन गई हमारी काफी इंपॉर्टेंट, कि सजातीय आवेशों के मध्य सदर क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्लियर है बेटा। इसके बाद हमने देखा कि एक +Q आवेश है और एक -Q आवेश है, और ये दोनों की प्रकृति विपरीत है। तो हमने देखा कि इनके बीच में बल कार्य करता है, और इस बल का हम लोगों ने नाम रखा है आकर्षण। तो इस तरह से आवेश के कारण दो प्रकार के बल लगते हैं। अगर आवेश सजाती है तो प्रतिकर्षण बल लगता है, और बुझाते हैं तो आकर्षण। और इस कंसेप्ट के आधार पर हम बहुत सारी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है भाई। अच्छा, एक दो चीजें और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। आवेश पदार्थ का एक गुण होता है। किसका गुण होता है बेटा? पदार्थ। ये एक पदार्थ है तो इसके पास आवेश आ सकता है। अगर हम कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, इसको रब कर देंगे, रगड़ देंगे, तो आवेश आ जाएगा। तो ये किसका गुण है? पदार्थ। दूसरी चीज, आवेश कितने प्रकार का होता है? धन और ऋण, यानी कि धनावेश और ऋणावेश। तीसरी चीज, आवेश को हम नापेंगे, काय में नापेंगे? तो आवेश का हम लोगों ने मात्रा बनाया है कूलम। तो आवेश का इकाई क्या होता है? कूलम। कौन सी पद्धति में? तो याद रखिए SI पद्धति में। तो SI पद्धति में आवेश की इकाई होती है कूलम। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और सीजीएस पद्धति में होती है स्थिर कूलम। स्थिर कूलम, याद रखिए। आवेश का विमीय सूत्र हम लोगों ने बनाया है AT। तो ये आवेश का क्या होता है? विमीय सूत्र होता है। ये आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है, ये आवेश का SI पद्धति में मात्रक होता है। आवेश पदार्थ का एक गुण होता है, और उस गुण के कारण वो दूसरे पदार्थ पर क्या लगा सकता है? बल। तो इतनी सारी चीजें आपको पहले से इसमें याद रखो। एक और चीज आप याद रखेंगी, आवेश कैसी राशि है? तो याद रखिए आवेश एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? तो इतने सारे फीचर्स हमने आवेश के बारे में जाने। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ नए तरीके के फीचर्स जानने की कोशिश करते हैं। अब हम ये समझ गए कि आवेश दो प्रकार के होते हैं और वो बल लगाते हैं, और उस बल का हम लोगों ने नाम रखा हुआ है। वो बल कहाँ लगता है, पहले तो उस फॉर्मूले के बारे में चर्चा करेंगे कि एक बिंदु है जिस पर एक Q1 आवेश रखा हुआ है,
एक दूसरा बिंदु है जिस पर Q2 आवेश रखा हुआ है और दोनों आवेशों के बीच की कुछ दूरी है, वो हमने मान ली R। तो दो बिंदु आवेशों के मध्य एक बल कार्य करेगा, उस बल के बारे में हमको कूलाम ने बताया था, तो इसको हम बोलते हैं कूलाम का नियम। काय का नियम बोलेंगे बेटा? कूलाम का नियम। तो पहले थोड़ा सा इसको अध्ययन करेंगे, कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम हमको क्या बताता है कि कोई भी दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाला बल, अच्छा आवेश सजातीय भी हो सकते हैं, विजातीय भी हो सकते हैं, ठीक है भाई, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तो हमको नहीं जानकारी है कि आवेश सजातीय है विजातीय है, तो हम दोनों बलों का उपचारण एक साथ करेंगे। सुनिए, कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के क्या होता है बेटा? और यही बल जो होता है वो इनके बीच की दूरी के बल के क्या होता है? समानुपाती। ये दो तथ्य बने हैं और इन तथ्यों को हमने जब आपस में मिला दिया तो हमको एक बल का सूत्र प्राप्त हुआ, Q1 Q2 अपॉन R²। और यहाँ पे जब हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा देते हैं तो हमको एक नियतांक लगाना पड़ता है और उस नियतांक की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। और ये जो पूरा मान है इसका पूरे का मान होता है 9 × 10⁹, ठीक है, इस पूरे का, ठीक है भाई। तो अगर हम चाहे तो इसकी जगह लिख भी सकते हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R²। तो ये हमारा बल का सूत्र बन गया और ये भी हमारा काय का सूत्र बन गया? बल का सूत्र बन गया। बल की इकाई न्यूटन होती है, न्यूटन। थोड़ा सा और इसके बारे में ऑब्जेक्टिव टाइम में, जैसे ये 1/, यार ये समझ लीजिए एप्सिलॉन नॉट का नाम हमने यहाँ पर रखा हुआ है हवा या निर्वात की विद्युतशीलता। विद्युतशीलता का तात्पर्य होता है विद्युत के गुण को प्रदर्शित करना, दैट इज विद्युतशीलता। हवा या निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है भाई, ओके। ये जो विद्युतशीलता होती है इसका हम लोगों ने मान निकाला हुआ है 8.85 × 10⁻12। ये इसका मान आपको याद रखना है, इसका हम माप का निकाल सकते हैं। देखिए जरा कैसे निकालेंगे। ये जो एप्सिलॉन नॉट है मैं अगर इधर ले जाऊं और बल को नीचे ले जाऊं, देखो ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ आ गया, बल यहाँ आ गया, तो हमारा एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला क्या बना? Q1 Q2 अपॉन F²। ये तो कांस्टेंट है। अब आवेश की इकाई क्या होती है बेटा? कूलाम। इसकी भी इकाई क्या होगी? कूलाम। तो क्या हो गया? कूलाम स्क्वायर। बल की इकाई, बल नीचे आ गया, बल की इकाई क्या होती है? न्यूटन। दूरी की इकाई क्या होती है? मीटर। स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का इकाई क्या आ गया? कूलाम स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर। समझ में आ गई बात? ओके। अच्छा, अब हम इसका चाहे तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, विमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं। तो देखिए ये सब वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आने लायक प्रश्न है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। आवेश, कूलाम किसका मतलब होता है बेटा? आवेश का। तो कूलाम का विमीय सूत्र आपको याद है, अभी निकालना मैंने 80। स्क्वायर लगाया तो मैं स्क्वायर लगा देता हूँ। न्यूटन किसका वो मात्रक होता है? बल का। तो बल का भी विमीय सूत्र आपको याद है, mL/T-2 मीटर, यानी कि लंबाई। स्क्वायर क्यों लगाया? क्यों स्क्वायर लगा। अब कैंसिलेशन हो रहा है तो ठीक है, नहीं अदरवाइज तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। m ऊपर जाएगा तो m की पावर -1 हो जाएगी। l और l 3l ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। t की पावर -2 है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, और t की पावर 2 भी है, तो t की पावर कितना हो गया? 4 और a²। तो ये आप याद नहीं रख पाएंगे, इसलिए आपको ये बनाना आना चाहिए, और बनाना कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये मात्रक आपको निकालना आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये निकाल दिया। तो ये इसका विमीय सूत्र हो गया, ये इसका मात्रक हो गया, ये इसका मान हो गया, और इसका नाम क्या होता है? हवा निर्वात की विद्युतशीलता। तो हवा निर्वात की विद्युतशीलता सबसे कम होगी। बात समझ में आ गई? अच्छा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 9 × 10⁹ हम चाहे तो इसकी भी इकाई निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे बेटा? इसको तो यहीं रहने देंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे, तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा कुछ इस तरह से। जैसे कि अगर मैं चलो यहीं से डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये r ऊपर चला गया
और ये दोनों आवेश का चलेगा नीचे। तो फॉर्मूला क्या बना, वो मात्रक क्या बना, बल का क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर कूलम कूलम, इसी का उल्टा है। ठीक है, तो ये याद रखिए। ठीक है, तो ये हमारा किसके बारे में हो गया, बल के बारे में। ओके, इसको हमने इसलिए पढ़ा है क्योंकि हमको इसके सूत्र का उपयोग करना है आगे की डेरिवेशन में। तो ये हमने एक डेरिवेशन करके ये फॉर्मूला से याद रखेंगे कि दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाले कूलम बल का सूत्र क्या होता है बेटा, 1/4πε0 चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले अवधारणा की तरफ। धारणा भी आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जिसका हम लोगों ने नाम रखा हुआ है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र किसको कहना है, तो कहीं पर खाली स्थान में आवेश रखा हुआ है, तो ये आवेश अपने चारों तरफ एक प्रभाव बनाता है। उस प्रभाव को हम बताते हैं बल रेखाओं के आधार पर। काय के आधार पर, बल रेखाओं, इनको विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ये आप लोग पढ़ चुके हैं लेक्चर में। ओके, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे, केवल उतना ही बात करेंगे इतनी जरूरी है। ओके, तो ये आवेश है, तो ये आवेश ने अपने चारों तरफ बल रेखाएं बना के रखी हुई है। जहां जहां तक ये बल रेखाएं जाती हैं वहां वहां तक इसका क्या माना जाएगा, प्रभाव, और उसी प्रभाव का नाम क्या है, विद्युत क्षेत्र। क्लियर बेटा, देखो जरा सही आ रहा है, उस प्रभाव का नाम क्या रखा बेटा हमने, विद्युत क्षेत्र। अच्छा, अब इस विद्युत क्षेत्र में हमने क्या किया कि बिंदु लिया P, और इस बिंदु पर हमने एक आवेश रखा और इसको हम बहुत यूज करेंगे इस अध्याय में, जिसका नाम हम लोगों ने रखा परीक्षण धनावेश। तो इस परीक्षण धनावेश को जब हम बिंदु P पर रखते हैं, ये वाला जो बिंदु P है वो विद्युत क्षेत्र में है, जिसको इस आवेश ने बनाया है, तो इसको हम नाम देंगे स्रोत आवेश। तो स्रोत आवेश उसको कहना है जो आसपास विद्युत क्षेत्र बनाता है। ओके, अब उसका विद्युत क्षेत्र में हमने बिंदु P माना और वहां पर परीक्षण धनावेश को रख दिया, तो ये इस पर बल लगाएगा। अगर यहाँ विद्युत क्षेत्र है तो हमने देखा कि विद्युत क्षेत्र है, इसलिए इस पर क्या लगता है, बल। तो ये जो बल लगता है, तब हम कहते हैं कि इस लोकेशन पर विद्युत क्षेत्र कितना, E बराबर F/Q0। E बराबर F/Q0। समझ आई बात, ठीक है। ओके, ठीक है भाई, तो ये क्या काय का सूत्र आ गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आ गया, E बराबर F/Q0। ओके, अगर मान लीजिए इस आवेश की वैल्यू कितनी होती, 1 इकाई आवेश होता, तो E बराबर कितना आता, F। इधर देखो भाई, हम लोग बात कर रहे थे कि अगर यहाँ पर हमने इकाई आवेश रख दिया तो बल कितना हो जाएगा, E बराबर F। इसका तात्पर्य ये हुआ कि इस बिंदु पर अगर इकाई धनावेश है तो उस पर जितना बल लगेगा उसी चीज का नाम क्या होता है, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ओके। अब हमने विद्युत क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा जानिए। विद्युत क्षेत्र कौन सी क्वांटिटी है, यानी कौन सी राशि है, तो आंसर है ये एक सदिश राशि है, तो हमने वेक्टर लगा दिया। तो याद रखिए पहला फीचर, ये कौन सी राशि है बेटा, सदिश राशि है, इसका पहला गुण। ठीक, ओके। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या बनेगी, तो प्लस Q आवेश है तो आसपास कौन सा क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे इकाई धनावेश पर लगने वाले बल की क्या होती है, बराबर। ये उसका सूत्र हो गया। बल का मात्रक न्यूटन होता है, प्रति आवेश का मात्रक कूलम होता है, तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक आ गया न्यूटन प्रति कूलम। ओके, ये कौन सी राशि होती है, सदिश राशि, और याद रखिए इसकी दिशा परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। ठीक है, ओके। विमीय सूत्र बना के देख लेते हैं इसका। तो विमीय सूत्र क्या बनेगा बेटा, तो देखिए बल का क्या होता है, mL/t-2, आवेश का क्या होता है, AT। तो आपने इसको सॉल्व किया, हल किया इसको, तो कितना आ जाएगा,
एम एल टी की पावर -3 a -1। ठीक है भाई, ओके। तो ये हल करने पर ये आ गया। तो ये सारी चीजें आप इसके बारे में याद रखेंगे। ठीक है भाई, ओके। अब हम एक नया क्वेश्चन करते हैं। एक फॉर्मूला आप याद करेंगे, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है। डायग्राम से समझ लीजिए, ये बिंदु आवेश है, यहाँ पर प्लस क्या रखा हुआ है, इससे r दूरी पर यहाँ बिंदु P है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकालने का सूत्र होता है। और याद रखिए E बराबर कितना होता है, 1/4πε0 Q/r। और इकाई क्या होती है, न्यूटन प्रति। हाँ, तो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, 1/4πε0 Q/r। ठीक है भाई। अब इस सूत्र का उपयोग करके हम डेरिवेशन करेंगे। हमें एक फॉर्मूले की और आवश्यकता पड़ेगी, जिसका नाम है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव, देखिए विद्युत द्विध्रुव उनको किसको कहना है, एक हमने ऋणावेश लिया और उससे कुछ दूरी पर एक हमने धनावेश लिया। तो ये ऋणावेश है और ये धनावेश है। इस बिंदु को नाम दिया A, इस बिंदु को नाम दिया B, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2a। ये जो निकाय बना, ये जो चित्र बना, इस चित्र का नाम हमने क्या रखा, विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, इस बिंदु को O मान लिया, तो ये दूरी A, ये दूरी A, तो टोटल दूरी कितनी हो गई, 2। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव किसको कहना है, कोई भी दो आवेश इनके परिमाण समान हो, प्रकृति विपरीत हो, अल्प दूरी पर रखे हो, इस निकाय को क्या कहा जाता है, विद्युत द्विध्रुव। ओके, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो क्या कहलाती है, द्विध्रुव अक्ष। द्विध्रुव अक्ष। अब इसमें जो सूत्र बनता है वो सूत्र कुछ इस प्रकार है, क्योंकि दोनों आवेशों के परिमाण समान है तो हमने एक आवेश दे दिया और इस आवेश का उनकी बीच की दूरी से हमने गुणा कर दिया, तो हमको एक राशि प्राप्त होगी P। इस राशि का नाम हम लोगों ने रखा द्विध्रुव आघूर्ण। तो इस राशि का नाम क्या है बेटा, द्विध्रुव आघूर्ण। और ये एक सदिश राशि है, ठीक है, और इसकी दिशा याद रखिए, ऋण आवेश रेखा की तरफ होती है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला याद रखना आपको, P बराबर Q × 2। क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए विद्युत द्विध्रुव, तो सबसे पहले हमको क्या बनाना है, एक विद्युत द्विध्रुव बनाना है। तो यहां पर हमने एक विद्युत द्विध्रुव बनाया AB, जिसके आवेश है -Q और +Q, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमने मान ली बेटा 2a। ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है बेटा, 2a। ओके, ये मध्य बिंदु है, तो ये दूरी A और ये दूरी A। हमको अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो अच्छी स्थिति कैसे, ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के कहलाती है अक्ष। तो इसी अक्ष को हमने आगे की तरफ बढ़ाया और इसके मध्य बिंदु से दूरी R पर एक बिंदु P लिया यहां पर, और इस बिंदु पर हम क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे इस द्विध्रुव के कारण। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक इकाई धनावेश की कल्पना करते हैं। तो ये धन आवेश इस इकाई धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा, तो विद्युत क्षेत्र को ज्ञात कर लेंगे धनावेश के कारण E1 वेक्टर, जिसकी दिशा होगी B से B की तरफ। ऋण आवेश इसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तो ये इधर की तरफ जाएगा। यस सर। तब हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे E2 वेक्टर, जिसकी दिशा होगी B से A। ठीक है भाई, यस। अच्छा, थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाइए, हमको BP का मान चाहिए। PP का मान, तो देखो O से P तक की दूरी कितनी है बेटा, R। O से B तक की दूरी कितनी है, A। तो BP कैसे करोगे, R माइनस A। ये अब O से P तक की दूरी R है, O से A तक की दूरी A है, तो AP की दूरी कितनी हो जाएगी, R प्लस A प्लस A। तो ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हुआ। तो अब काम स्टार्ट करते हैं। काम बड़ा आसान सा है,
सबसे पहले प्लस क्यू आवेश बिंदु पी पर क्या निकालेंगे? विद्युत क्षेत्र। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र का सूत्र अभी आपको मैंने याद करवाया था, E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर, और R के स्क्वायर में यहाँ पर दूरी क्या छप रही है? बीपी का स्क्वायर। क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है तो जिसका परिमाण हो गया तो हमको दिशा लिखनी पड़ेगी, तो दिशा आप पीछे लिख देते हैं। ऐसी दिशा होगी बी से पी की तरफ, तो बीपी। अच्छा, बीपी का मान देखिए कितना दिया है, तो यहाँ रखेंगे तो हमको E1 कितना प्राप्त हो जाएगा बेटा? देखते रहो, उसमें से आ रहा है सर। ठीक है, तो ये E1 का मान आ गया। इसको समीकरण नंबर चाहे तो आप 1 दे सकते हैं। अब अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई, फॉर्मूला को लगाना आ गया, तो आप निकाल सकते हो माइनस क्यू आवेश कारण। तो हम निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण। अरे तुम मत बोलो, तुम ये देखो कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ऐसा सब माइनस क्यू यहाँ इधर आ रहा है ना? आ रहा है। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर हाँ, तो अब हम निकाल रहे हैं इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र। बताइए कितना आएगा? एपी। देखो हम यहाँ पर माइनस चिन्ह नहीं दे रहे थे, लेकिन दिशा बता रहे हैं। और अगर हम माइनस चिन्ह लेके चलते तब भी आ जाएगा, और ऐसे लेके चलते तब भी आ जाएगा। तो दिशा होगी पी से ए। अब एपी, एपी बराबर कितना है? तो हमको प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे ठीक है बेटा। समीकरण नंबर 2। अब एक ही बिंदु पर हमको दो तीव्रता प्राप्त हो रही है, हमको तो एक ही निकालनी है। और चूंकि आप देखिए E1 इस दिशा में है, E2 इस दिशा में है, और विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। तो विद्युत क्षेत्र सदिश राशि, और सदिश का नियम क्या कहता है कि अगर दो सदिश विपरीत दिशा में है तो उनको हम क्या कर देंगे? घटा देंगे, माइनस कर देंगे। बट किसमें से किसको घटाएंगे ये डिपेंड करता है कि कौन बड़ा है। तो आंसर है, देखिए इस फॉर्मूले के आधार पर समझिए। अभी हमने एक फॉर्मूला आपको बताया, Q अपॉन 4πε0 R स्क्वायर। इस E का इस R से कैसा रिलेशन है? तो आंसर है यस, व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन है। अगर R बड़ा होगा तो E छोटा होगा, अगर R छोटा होगा तो E बड़ा होगा। अब इस बिंदु के लिए ये दूरी कम है, और इस आवेश के लिए ये दूरी ज्यादा है। तो ये दूरी ज्यादा है तो इसका विद्युत क्षेत्र कम, और ये वाली दूरी कम है तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र अधिक। तो कौन बड़ा हुआ? E1 या E2? E1। तो हम क्या करेंगे? E1 से E2 को माइनस कर देंगे। तो पहले एक लाइन लिखेंगे, अतः बिंदु, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। तरीका क्या है? E बराबर E1 माइनस E2, क्योंकि E1 बड़ा है E2 पे। चलो समीकरण 1/2 से E1 और E2 के मान रखने पर E1 का मान देखिए वो रखा है Q अपॉन 4πε0, माइनस का चिन्ह लगाया, इसका मान रखा देखिए। अब तो आपका गणित है, आ जाना चाहिए। Q अपॉन इसके बाद आप लोग एल्सियम लेंगे इसका,
इधर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको सरल करते हैं। देखो इसका स्क्वायर खोलेंगे बेटा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस के 2r माइनस, इसका स्क्वायर खोलेंगे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस के 2r, क्योंकि ये माइनस भी तो चल रहा है सर, इसका माइनस आ गया 2r है। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के 2r, तो ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो, और ये देखो एक बार माइनस में हुआ प्लस में, इसको क्या बोलते हैं आर स्क्वायर ए स्क्वायर, स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, 2r कितना हो गया 4r अपॉन। आप इसी चीज को थोड़ा सा मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो q अपॉन, इस 4 को मैं तोड़ देता हूँ, तो लिखा मैंने 2 आएगा, और नीचे का तो ऐसा चल रहा है, और इसका नामकरण अभी ऐसे किया था q इंटू 2 इक्वल क्या होता p, पूरा नाम क्या रखोगे विद्युत दूरी का 2 तो इसके स्थान में p आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया 2pr अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इकाई क्या होगी मीटर प्रति। ओके, E1 बड़ा है, E2 छोटा है, और E1 किधर की तरफ है, इस तरफ है, यानी कि माइनस से प्लस की तरफ है, तो इसकी दिशा होगी ऋणावेश से धनावेश। फिर से ये जो विद्युत क्षेत्र निकाला है आपने, इस विद्युत क्षेत्र की दिशा द्विध्रुव के अक्ष के अंदर ऋणावेश से कहाँ की तरफ होगी, धनावेश की तरफ, क्योंकि बड़ा था E1 और उसी की डायरेक्शन में होनी। ठीक, एक छोटी सी चीज और आती है इसमें, यदि ये आपका जो दूरी है वो इस द्विध्रुव से काफी बड़ी है, तो ए स्क्वायर को आप क्या कर दोगे, नगण्य मान लोगे, नगण्य मान लिया। तो अगर आप नगण्य मान के छोड़ दोगे तो देखो ये ए स्क्वायर हट जाएगा इसमें से, आर स्क्वायर बचा और पावर 2 है तो आर की घात 4 हो गया, और एक आर से एक आर कैंसिल हुआ तो कितना आ जाएगा 2b अपॉन 4 पाई आर न्यूटन पर कूलम। और अगर इसको आप कांस्टेंट मान लेते हो तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बताता है आपको कि द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो दूरी के घन के क्या होता है, व्युत्क्रम। तो नहीं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व किया। अब अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिए, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कभी कभी निरक्षीय के स्थान पर अनुप्रस्थ स्थिति भी लिखकर आता है, ठीक है, याद रखिए। चलिए इसको कैसे बनाएंगे, इसको देखो, इसका डेरिवेशन। हमने एक विद्युत द्विध्रुव बनाया AB, जिसके आवेश माइनस क्यू प्लस क्यू है, और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 2a है, अनुप्रस्थ का मतलब लंबवत स्थिति, तो ये मध्य बिंदु, ये A, ये A। यहाँ पर हम इकाई धनावेश की कल्पना करेंगे द्विध्रुव पर, ये r दूरी पर है, तो इसके कारण हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, इसका अनुबंध नाम रखा E1 वेक्टर, क्योंकि अगर हमने इकाई धनावेश मान लिया यहाँ पर तो धन धन के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण, तो इस पास आ गया दूर जाएगा, यस, प्रतिकर्षण के नियम से दूर जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा B से काफी तरफ हो जाएगी P की तरफ। फिर इसकी कारण निकालेंगे, तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो इसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तो विद्युत क्षेत्र कितना आएगा P2। ठीक है भाई, ओके। और इस एंगल को हम एक मिनट अभी मानेंगे। पहले हम क्या करते हैं, इस बिंदु पर दो तीव्रताएं आ रही है, एक E1 और एक E2। इसको हल करने के कुछ मेथड होते हैं। एक तो फॉर्मूला बेस्ड मेथड होता है, मतलब फॉर्मूले के आधार पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हमको इसके घटक बनाकर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं फॉर्मूले के आधार वाले मेथड से इसको सॉल्व करूंगा। तो उसके लिए मैं मान लेता हूं आप लोगों ने क्लास 11th में सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज का नियम अध्ययन किया होगा। तो उसमें हम एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे इस तरह से, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे,
इसकी पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा इन दोनों का परिणामी। तो वो परिणामी आपका ये है, मान लीजिए, ठीक है। ओके, इस कोण को थीटा माना, ये कोण भी थीटा, तो ये कोण थीटा, ये कोण थीटा। तो इन दो सदिशों के बीच E1 और E2 के बीच कोण कितना हो गया? 2 थीटा। ठीक है भाई। अब ये बीपी है, ये दूरी हमको चाहिए, तो हम कैसे निकाल पाएंगे? ये आपका समकोण त्रिभुज है, इसमें आधार दिया है, लंब दिया है, तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय से r स्क्वायर प्लस पाइथागोरस प्रमेय सबको लगाना आती है। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण बराबर क्या आ जाएगा? r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर हटेगा तो अंडर। इसी तरह से सेम आधार और सेम आधार सेम लंब, तो इसका मान भी कितना आएगा? ठीक है भाई। अब मैं थोड़ा सा लैंग्वेज कम लिखूंगा, डायग्राम आप समझ गए। तो अब हमने फिर से वही लाइन लिखनी है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मैं लिख रहा हूँ E1 बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dP। अब दिशा बताएंगे, दिशा बताना अनिवार्य है, B से P की तरफ। बीपी का मान अभी आपने निकाला, ये लिखा है, तो कितना प्राप्त हो जाएगा? Q अपॉन स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो आपका ये प्राप्त हो जाएगा। अब इसी तरह से माइनस क्यू आगे कारण निकालोगे, यहाँ लाइन लिख देना, तो क्या आएगा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट EP, दिशा हो जाएगी PA, और EP का मान भी वही है, तो हमने यहाँ रखा अब हमने क्या करना है? अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, और उसका सूत्र हम लोगों को याद है, अंडर रूट में याद करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में भी कॉस थीटा। यहाँ पर ए का काम E1 कर रहा है, बी का काम E2 कर रहा है, तो क्या आएगा? E1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos थीटा। चूंकि यहाँ पर E1 का मान E2 के बराबर है, देख लो, तो इसलिए करके कितना आ जाएगा? E1 स्क्वायर E2 के स्थान पर क्या रख दिया? E1 स्क्वायर 2 E1 स्क्वायर cos। अब समझिए जरा थीटा, दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना है? 2 थीटा, यहाँ पर 2 थीटा रहेगा, ध्यान रखिए। E1 कितना हो गया बेटा? इसको मैथमेटिक्स से ही आना चाहिए हमें। क्या कौन निकल रहा है? 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला आपको याद होता है, 2 E1 स्क्वायर इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होता है इसका। 2 का 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया? 4, या 2 बार 2 है तो एक बार लिख दिया, 2 बार E है एक बार लिख दिया, 2 बार cos है तो एक बार लिख दिया, ये अंडर रूट से हमने मान निकाला। E1 का मान समीकरण 1 से रख देंगे, cos थीटा की जरूरत है तो cos थीटा का मान निकालेंगे त्रिभुज से। अब समकोण त्रिभुज OBP में कोण आपको दिया गया है OBP बराबर थीटा, और हमको जरूरत क्या है? cos थीटा। cos थीटा का सूत्र हम जानते हैं, आधार बटा कर्ण, तो आधार A है और कर्ण। अब ये cos थीटा का मान समीकरण 3 कर देंगे, इसलिए समीकरण 3
अब ये समीकरण ना, अब E1 का मान समीकरण 1 से मिलेगा। समीकरण 1 से E1 का मान कितना आएगा? A अपॉन अच्छा 2QA क्या होता है? लिख देना साइड में, उसका फॉर्मूला आपको पता रहता है ना, विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुवांक। इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/2। और गुणांक समान हो तो घातें क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। कुछ नहीं कर मान लो तो ये आपने जोड़ा r² + k² /2 न्यूटन पर कूलम। इसमें कोई छोटी सी चीज एक बार फिर से, यदि r बड़ा है a से तो k² को इसको नगण्य मान में छोड़ दोगे तो r की पावर 2 और ब्रैकेट के बाद 3/2 तो 2 से 2 कैंसिल 3 मीटर पर कूलम। अब देखो इन दोनों का परिणामी विद्युत क्षेत्र इस दिशा में आया और ये दिशा हमको क्या दिखा रही है? प्लस से माइनस। तो ये वाला जो विद्युत क्षेत्र आता है इसकी दिशा द्विध्रुव के अक्ष के समांतर धनावेशिका की तरफ होती है। तो आज की कक्षा में हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं के बारे में जाना और उनको समझकर हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किए। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के प्रश्न करेंगे। आज की क्लास को यही प्राप्त देंगे।